हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आपकी 11th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी और किस तरीके से उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और मुद्रा निर्माण की कला और मोहरों का विकास हुआ। ये मेसोपोटामियन मोहरे हैं और जिन पर लिपि या फिर चित्रांकन किया गया है। ये चिकनी मिट्टी पर बनाए जाते थे और चिकनी मिट्टी के ऊपर अंकन के बाद इन्हें सुखाया जाता था। और एक चीज़ इसमें आपको और देखने को मिलेगी, वो ये कि इन पर स्तंभ की तरह एक लकड़ी इनके अंदर कर दी जाती थी। ये एक तरीके की मोहरें हैं जिसे हम सील कहते हैं। आधुनिक टाइम में सरकारी व्यवस्था में आज भी अगर किसी के घर की नीलामी होती है और ताला बंद कर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक कपड़ा करके और सरकारी मोहर लगा दी जाती है सील की। या फिर बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप परीक्षा देने आते हैं तो यहाँ पर परीक्षा की जब कॉपियाँ इकट्ठी होती हैं या तो उसको कपड़े में रखे और उसे बंद करके सील लगा दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर सील, अब तो फ़िलहाल ब्लू कलर के रंग की सील लगाई जाती है, रेड कलर का एक सील आती है, रेड कलर या ब्लू कलर की, उसे उस पर ठोक दिया जाता है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट तक, जहाँ तक उनकी कॉपियों को या फिर किसी सामान को भेजना होता है, तो उस सील को अगर उसमें छेड़खानी नहीं की गई तो वो सील जैसी है ऐसी ही बंद होकर वहाँ तक पहुँच जाएगी। और अगर उस वस्तु के साथ या उन गट्ठरों के साथ कोई छेड़खानी की गई होगी तो वो सील टूटी हुई पाएगी। ये आज भी मेसोपोटामिया के द्वारा जो मोहरों का और सीलों का व्यापार के लेन देन में शुरुआत हुई थी, आज भी सरकारी दफ्तरों में और दस्तावेज़ों में और बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों में सील का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप कभी जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ भी जब एक सूचनाएं जब सरकार को दी जाती हैं तो वो भी सील बंद करके ही दी जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कार्य सील के माध्यम से आज भी होते हैं जिनकी शुरुआत मेसोपोटामियन लोगों ने पहले ही मोहरों के माध्यम या सील के माध्यम से कर दी थी। नेक्स्ट आपका है शहरी जीवन कैसा था। एक चीज़ है समाज, चाहे वो अभी का हो या फिर पहला हो, और वो तो आरंभिक दौर का समाज है जो अभी अपनी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था से उभरकर शहरी जीवन की तरफ अग्रसर था। तो उस समाज में उच्च वर्ग कम रहा होगा और निम्न और मध्यम वर्ग अधिक रहा होगा। पर ये जो व्यापार का है, ये व्यापार ने एक नए वर्ग को जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, नए वर्ग उभरा होगा और वो था व्यापारी का। मेसोपोटामियन लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एकल फैमिली को ज़्यादा विश्वास करते थे। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड, वाइफ एंड उनके बच्चे। तो जो इंडियन संस्कृति या इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति आज जिस व्यवस्था को फॉलो कर रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ आज हमारे इस भारतीय समाज में ज़्यादा हो रही हैं, वो मेसोपोटामियन लोगों की शुरुआती दौर में ही हो चुकी थी। और वैवाहिक संबंध का एक सामाजिक तरीका था जिसमें आज की तरह ही उपहारों की लेन देन होती थी। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहरों की, और वो शहर हैं उर और मारी का आपके इसमें वर्णन दिया गया है। और शहर की रूपरेखा कुछ ऐसी दिखाई दे रही है इसमें। और एक चीज़ आप देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने ये माना है या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामियन लोगों ने ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। पर ये जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे या कभी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसमें ये विचारधारा इस आधार पर खंडित की जा सकती है या उस विचारधारा का विरोध किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ मेसोपोटामिया का ये उर नगर जो सबसे विशाल और सब शहरी जीवन का केंद्र था, उसकी जितनी भी ये बसापत है वो तिरछी ही है।
टेढ़ी बेंची हुई है और तिरछी मिर्ची, ये जो गलियां हैं बहुत तिरछी और छोटी छोटी गलियां हैं, जबकि इसके मुकाबले भारतीय सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें और आयताकार समकोण पर काटती हुई सड़कों के प्रमाण इन क्षेत्रों में मिले हैं। दूसरी बात ये है कि ये तिरछी होने के साथ साथ अब घरों तक कैसे सामान लादा जाता होगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो इन तक जाती नहीं होंगी, या तो व्यक्ति खुद लेकर जाता होगा अनाज की चीज़ें या अपने घर के सामान की चीज़ें, या फिर गधों पर लाद कर घर तक पहुँचाया जाता होगा। आप देखिए कि आज भी कुछ शहरों के ऐसे क्षेत्र पाए गए हैं, आज भी हैं हमारे भारतीय शहरी जीवन का एक हिस्सा, कि जहाँ पर कोई घर है और बहुत छोटी सी तंग सी गली है कि उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल ही जा सकती है, अगर कोई उसमें गाड़ी ले जाए तो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं जा सकता, या तो पैदल जाया जाएगा या फिर मोटरसाइकिल या किसी साइकिल के माध्यम से। तो वो जो तंग गलियाँ हैं कितनी शहरीकरण के जीवन को निम्न स्तर तक पहुंचाती हैं। ये बात दर्शाती है कि मेसोपोटामिया की जो आर्कियोलॉजिस्ट थी, या कह लीजिए कि जो शहरी जीवन को व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया था, उसके मुकाबले जो भारतीय थी। एक चीज़ और तंग है कि यहाँ पर शहरी जीवन की एक विशेषता कि यहाँ पर जैसे कि माना ये सड़क है और इस सड़क पे ये घर है, तो घरों से कूड़ा निकाल कर यहाँ डाल दिया जाता था, और इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे ये कूड़ा, इस कूड़े का जो है बहुत आंगन नीचा हो जाता था और कूड़ा ऊपर हो जाता था। पर एक बरसात में एक भी ये भी है कि बारिश के जल को, इस माना कि ये घर है तो घर में सीधे सड़क से घर का आंगन नीचा होता था, तो सड़क का पानी सारा का सारा नीचे आंगन में पहुंच जाता था घरों के, और घर में एक होज बनाई जाती थी जिससे उसे पानी इकट्ठा हो सके। या तो हो सकता है कि वर्षा की कमी उस वक्त रही हो, उस वर्षा की कमी की पूर्ति के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करके हौज में बनाया जाता हो, या फिर उनकी जल निकास प्रणाली इतनी निम्न तरीके थी कि उन्होंने सिंधु सभ्यता की तरह एक व्यवस्थित जल निकास प्रणाली को नहीं बनाया था। क्योंकि सिंधु सभ्यता भी भारत की जिस वक्त मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने उच्च शिखर पर थी, उस वक्त भारत में भी एक सभ्यता पनप रही थी, सिंधु सभ्यता। तो हम तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों सभ्यताओं का कर सकते हैं, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कितने रूप से मानसिक और तकनीकी रूप से विकसित हो चुके थे, और मेसोपोटामिया के लोग क्योंकि पुरानी सभ्यता हैं, प्रारंभिक सभ्यता हैं, आरंभिक जीवन है, और ये माना जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों में ये महान थी। तो उसके साथ तुलना करना हमारी भारतीय संस्कृति की, हम भारतीय दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो भारतीय नगर और शहर मेसोपोटामियन सभ्यता से कहीं ज़्यादा विकसित, सुव्यवस्थित और ईंटों के द्वारा बनाए गए सबसे आधुनिक शहरीकरण को चुनौती देने वाले शहर थे। और एक चीज़ इसमें दिखाई देती है कि भारतीय शहरों में, जैसे सिंधु सभ्यता के शहरों में है खिड़की की व्यवस्था की गई है, वो भी ऊपर वाले जो दो द्वितलीय मकान थे उन पर मेसोपोटामियन लोगों में द्वितलीय नहीं, एक तलीय लोग, उस पर भी खिड़कियों की व्यवस्था नहीं की गई है, छोटी गलियां रही हैं और खिड़की नहीं रखी गई। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने अंधकार में होंगे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है ये लोग तंत्रवाद में भी विश्वास करते थे और वास्तुशास्त्र में भी विश्वास करते थे। वास्तुशास्त्र जो आधुनिक भारतीय जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, कि जैसे कि ये माना जाता है कि घर में ये वाला कमरा यहाँ पर होना चाहिए, किचन यहाँ पर होनी चाहिए, बाथरूम यहाँ पर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के में भी मेसोपोटामियन के लोग विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि घर का आंगन का जो प्रवेश द्वार होता है वो ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे कि समृद्धि और धन दौलत लाए। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दूसरा शहर आपका मारी शहर दिया गया है, जो उर के नीचे दक्षिण के आसपास का शहर है, और ये 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के क्षेत्र में विकसित हुआ। एक चीज़ सामने और इस मारी शहर के बारे में विषय में आती है कि एक तरफ तो जहाँ
पर सभ्यताएं विकसित हो रही थी, संस्कृतियां विकसित हो रही थी। दूसरी तरफ जनजातीय समाज या फिर पशुचारक समाज झुंड बनाकर अभी भी उसी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को अपना रहा था जो आरंभिक दौर पर थी। जैसे कि मारी में ये कहा गया है कि पशुचारण या गड़रिये जो भेड़ बकरी चराते थे उनसे वो चोर की तरह होते थे और वह उनसे सब लोग डरते थे। कभी कभी वो सामान भी लूट कर ले जाते थे क्योंकि वो उनका स्थायी निवास था नहीं, और वो जब आते थे और लूट कर ले जाते थे अपनी ज़रूरत के सामान। तो यहाँ पर एक तरफ तो शहरी संस्कृति का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ वही पशुचारक संस्कृति झुंडों में या फिर जनजातीय समाज इकट्ठे थे जो पुरानी हमारी प्राचीन मानवीय विकास के क्रम को दर्शाते हैं। तो ये एक द्वंद्व की प्रक्रिया जरूर रही होगी। अविकसित, अल्प विकसित पुराने मानवीय समाजों के और विकसित मारी जैसे शहरों के समाजों के लिए। जैसे कि इसमें दिया गया है कि अक्कदी, अमोराइट, असीरियन, आर्मियन ऐसी जातियां थीं जो गड़रिये और पशुचारक का काम करती थीं और वो हमेशा खतरा बनी रहती थीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि असीरियाई जाति या अमेरियन जाति ही बाद में विकसित रूप में आई। उन्होंने हो सकता है कि मारी या उर नगर के जैसे सभ्य लोगों को देखा होगा और व्यापार वाणिज्य को बढ़ते हुए देखा होगा और उनसे सीखा होगा, और धीरे धीरे वो पशुचारक समाज फिर बाद में साम्राज्य, शासक और प्रशासनिक केंद्र बन गया और उन्होंने अपनी सत्ता मारी और उर के शासकों से छीन ली और अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो ये दो तरीके का समाज आपको इसमें दिखाई देगा। मेसोपोटामिया जो पशुचारक समाज है, जो द्वंद्व शासकों और जनजातियों के बीच हमेशा रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारी का जो जिमरीलिम का महल है वो कितना भव्य रहा होगा और किस तरीके से उसकी किस तरीके से उसका विकास हुआ। आप इधर देखिए कि इस वाली उसमें देखिए कि ये माना जाता है कि लिपिक कार्यालय है और छोटी छोटी क्योंकि व्यापार मारी का मेसोपोटामिया में लोगों का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाकलाप व्यापारिक लेन देन था। तो उसमें व्यापार के लेन देन के लिए हमने पहले भी देखा कि लिपि का आविष्कार हो चुका था, तो एक बड़ा विभाग गठित किया गया होगा, लिपिक वर्ग जिसे आज हम बाबू कहते हैं, या फिर एक ऐसा वर्ग जो इनके ब्यूरो को रख सके और व्यापारिक और प्रशासनिक लेन देन की व्यवस्था के दस्तावेज तैयार कर सके। और वो दस्तावेज आज भी आप देखते हैं किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में आज भी भले ही कंप्यूटर ऑनलाइन में होता है, पर फिर भी कागज़ को हम महत्वपूर्ण भूमिका होती है कागज़ की या फिर दस्तावेज़ों की, क्योंकि उस वक्त तो दस्तावेज़ कागज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जितने भी दस्तावेज़ रहे होंगे या तो वो मिट्टी की मोहरों पे रहे होंगे या फिर पत्थरों पर लिखे गए हुए होंगे। एक और इस महल में देखिए कि शौचालय का ये पुराना तरीका है और ये रसोई घर है। ये रसोई घर बड़े बड़े रसोई घर, ये राजशाही रसोई घर है जो बड़े स्तर पर यहाँ पर खाना बनाया जाता रहा होगा। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा, क्योंकि वो लोग ये भी माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शराब और तेल मारी के लोगों ने व्यापार के द्वारा प्राप्त की। उनके तेल का व्यापार बहुत ही उच्च कोटि तक पहुंच गया था। तब वो अफ़गानिस्तान से लाजवन मणि या बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाते थे, रागा, और बहुत सारे देशों से कि रागा है जिसमें तेल है, मदरा है, चक्कियां हैं, पत्थर हैं, बहुत सारे ऐसी सूची मिली है तांबे की चीज़ें बनी हुई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी। उन क्षेत्र की खुदाई के बाद ही पता चलता है कि किस तरीके से ये व्यवस्था रही होगी, पर संपूर्ण व्यवस्था को तो नहीं हम पता लगा सकते, क्योंकि जो हमें खुदाई में मिला है वो या फिर सुमेरियन लिपि से
जो मिला है। बाद में धीरे धीरे सुमेलियन लिपि का भी महत्व कम होता चला गया और इस धीरे धीरे मेसोपोटामिया के शहरों का 2000 ईसा पूर्व तक जो प्राथमिक स्तर पर उरमारी जैसे शहर हैं उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। मेसोपोटामिया के शहरों के महत्व की तो देखिए, अगर किसी ने शहर का निर्माण किया और उसमें शासक है तो वो शासक कहीं ना कहीं उच्च और प्रशासनिक स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा होगा और लोगों का भी प्रिय रहा होगा। तो शहरों के महत्व को या शहरों के पतन को या शहरों की विलासिता या भव्यता को बाद के कुछ लेखों में भी दिखाई देता है, जैसे कि एक गिलगेमिस महाकाव्य है जो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। ये हो सकती हैं लकड़ी की पट्टिकाएं भी हो सकती हैं, मिट्टी की भी हो सकती हैं या फिर पत्थर की। इन पट्टिकाओं पर इसे देख सोचिए कि 12 पट्टिकाएं ही उसका महाकाव्य निर्धारित करती है। तो लेखन शैली का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी में। उस गिलगेमिस में उरुक नगर की भव्यता और उसके विषय में बताया गया है। तो मेसोपोटामिया के जो शहर हैं उर और मारी, वो प्रारंभिक शहरों का विकसित रूप माना जा सकता है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रारंभिक दौर के और हैं उस हिसाब से वो काफ़ी विकसित भी कहे जा सकते हैं तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से। जबकि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ उन्हें किसी चीज़ को विरासत में नहीं मिला, उन्होंने जो किया अपने आप से किया और जो प्रयास किए वो अपने से किए। विकास का ये आरंभिक दौर है और विकास के आरंभिक दौर में शहरीकरण की भूमिका या शहरों का विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन रही, मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व के लोगों को मतलब मानवीय समाज को, मानवीय सभ्यताओं को या क्या सांस्कृतिक, क्या साइंटिफिक और क्या खोजें ऐसी थी उनकी जिनका महत्वपूर्ण भूमिका तभी नहीं आज भी है, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्टिंग की और बाद में धीरे धीरे वो एक दूसरे समाज के लिए विकास का लिए दूसरे चरण खोल दिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी फाइनल वीडियो होगी और आप मेसोपोटामिया के उर और मारी जैसे शहरों का वर्णन आप अपनी नोटबुक में करके दिखाइए मुझे।